हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ खास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में हमने रोस्टर रूप पे फोकस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा समुच्चय निर्माण रूप को फोकस करना। जितने मैंने आज एग्जाम्पल लेकर आया हूँ इस वीडियो में वो समुच्चय निर्माण रूप का ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। कह रहा है कि जो आपका टी है वो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। मतलब आप यहाँ त्रिभुज ए बी सी भी हो सकता है, त्रिभुज पी क्यू आर भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है एंड समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। अन्य जितने टेढ़े मेढ़े त्रिभुज आपको दिखेंगे सब आ सकते हैं। दुनिया भर के जितने सारे त्रिभुज, जितने सारे ट्रायंगल दिखेंगे टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो, इस समतल पे जितने इस बोर्ड पे त्रिभुज आ सकते हैं ये उन सब की बात कर रहा है। कह रहा है कि टी किसी समतल में स्थित, मतलब ये हमारा बोर्ड भी है जो वो समतल ही है। तो इस समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है और हमने समुच्चय बना दिया यार। समुच्चय में आप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, दुनिया के जितने सारे भी त्रिभुज बनते हैं वो सब त्रिभुज पे आ सकते हैं। सबको हमने ले लिया है। अब कह रहा है कि समुच्चय टी में आर इक्वल टू, संबंध हमको दे दिया है कि T1 T2 से कनेक्टेड इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम क्या होता है तो आपने क्लास 9th में ये पढ़ के आए हैं कि सर्वांग सम हम किसे कहते हैं। सर्वांग सम हम उसे कहेंगे या तो हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं और दूसरा हमारा तीनों कोण बराबर हो जाए। सर्वांग हम उसे कहेंगे या तो हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो और दूसरी हो कि तीनों कोण बराबर हो जाएं। यदि ये दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो सर्वांग सम होगा। एकदम यदि फोटोकॉपी हो जाए तब तो सर्वांग सम होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये समुच्चय है T1 T, हमको इनमें एक संबंध R को दर्शाना है। मान लेते हैं समुच्चय T1 के अवयव हैं T1 T2 T3 T4 T5। अब समझना इसका मतलब, T1 T2 के सर्वांग समय मतलब T1 T2 के एकदम फोटोकॉपी है। जैसा T1 है वैसा ही T2 है, तभी ये सर्वांग होंगे। यदि T1 T2 के सर्वांग है तब T1 T2 से कनेक्टेड है। यदि ऐसा है तभी ऐसा होगा। यदि ये सर्वांग है T1 T2 के तभी T1 T2 से कनेक्टेड होगा। तो हम T1 T2 से कनेक्ट कर देते हैं। यदि मान लेते हैं हमारा थीटा T2 T3 के सर्वांग सम है, मतलब जो T2 है वो T3 के एकदम फोटोकॉपी है। जब T2 T3 के सर्वांग सम है मतलब कह रहा है तब T2 T3 से कनेक्टेड होगा। तो हम T2 को T3 से कनेक्टेड कर देते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कहता हमारा
कि T1 T5 के सर्वांगसम है। यदि T1 T5 के सर्वांगसम होता तब हम कहते हैं कि T1 T5 से कनेक्टेड, तब हमारा T1 T5 से कनेक्टेड होता। अभी हमने एक रफली तौर पे आपको ये समझाया है, और जो इसको लिखने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आपको एक बार लिखना आ गया तब ये सारे जितने क्वेश्चन हैं आप खुद ब खुद कर लेंगे। तो आइए अब कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। जो ये क्वेश्चन में दिया है हमको उसको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो फर्स्ट हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। और स्वतुल्य संबंध होने के लिए क्या चाहिए? स्वतुल्य संबंध होने के लिए ए का कनेक्शन ए में ही चाहिए, खुद से खुद में परिभाषित होगा तभी स्वतुल्य संबंध होगा। तो हमें ये केस दिया है, एक संबंध दिया है कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तब T1 T2 से कनेक्टेड है। तो हम अब मान लेते हैं कि हमारा T1 T2 के सर्वांगसम नहीं है, T1 T1 के सर्वांगसम है। एक बार आप इसको सेम बनाओ, उसके बाद चेक करो कि क्या ये सही है कथन अथवा सही नहीं है। तो हम इसको एक बार सेम बनाएंगे, उसके बाद से चेक करेंगे कि ये कथन जो कह रहा है वो सही है अथवा नहीं। इसको हम 1 मिनट के लिए T1 बना लेते हैं और इसको भी T1, क्योंकि जब T1 T1 के सर्वांगसम रहेगा तब हमारा T1 T1 से कनेक्टेड होगा। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम लिख सकते हैं T1 T1 के सर्वांगसम है। जब T1 T1 के सर्वांगसम है, जब T1 T1 के सर्वांगसम है तो हमारा T1 भी किससे कनेक्ट होना चाहिए? T1 से। क्यों? क्योंकि T1 एकदम फोटोकॉपी है T1 के जैसे। कोई खुद के सर्वांगसम तो हो ही सकता है, जैसे मैं हूँ तो अपने आप के सर्वांगसम तो मैं हो ही सकता हूँ। तो इसीलिए जब ये केस तो सत्य है कि कोई खुद के सर्वांगसम है, जब कोई खुद के सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कि T1 इज कनेक्टेड टू T1 बिलोंग्स टू R। अतः फिर हम लिखेंगे अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। ए है, इसको जो लिखने का तरीका है वो ए रहा। ऐसे ही एग्जाम में बिल्कुल फोटोकॉपी लिखेंगे। अब हम सेकेंड देखते हैं सममित संबंध को। अब हम इसको T2 बना देंगे।
अब हम सममित संबंध को चेक करते हैं कि क्या ये सममित संबंध है। तो मान लेंगे, माना T1, T2 बिलोंग्स टू R। हमारा जो T1 है वो T2 से कनेक्टेड है और संबंध R में है। जब T1 T2 से कनेक्टेड है तब हमारा केस कह रहा है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। तब T1 और सममित संबंध होने के लिए क्या चेक करना है कि जो दिख रहा है उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। यदि T1 T2 से कनेक्टेड है तो ठीक इसका उल्टा भी दिखना चाहिए। यदि यह T1 T2 के सर्वांगसम है तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं T2 T1 के सर्वांगसम है। और जब T2 T1 के सर्वांगसम है तो हमारा केस भी होगा T2 T1 से कनेक्टेड है। T2, T1 belongs to R। ये जो है इसका नाम है डेट इम्प्लाइज। फिर हम लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। अब हम जो लास्ट है उसको हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। हमारा दिया है T1 T2 के सर्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं T1 T2 के सर्वांगसम है। और मान लेंगे हम कि T2 भी हमारा T3 के सर्वांगसम है। तो लिख सकते हैं T2, T3 के सर्वांगसम है। यदि हमारा T1 T2 के सर्वांगसम है तब केस किया है T1 T2 से कनेक्टेड है। तो लिख सकते हैं T1, T2 बिलोंग्स टू R। एंड ठीक ऐसे ही जब T2 T3 के सर्वांगसम है तब हमारा T2 जो होगा वो T3 से कनेक्टेड होगा। तो हम लिख देंगे T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि T1, T2 और T3 तीनों सर्वांगसम है।
जब T1 T2 के सर्वांग है, T2 T3 के सर्वांग है, इसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 और T3 तीनों सर्वांग है। और जब तीनों सर्वांग है तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए कि पहले का कनेक्शन चौथे से मिलना चाहिए, ए का कनेक्शन सी से मिलना चाहिए। तब हम लिख देंगे कि T1 भी T3 के सर्वांग है। और जब T1 T3 के सर्वांग होगा तब होगा T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। तो फिर हम लिख सकते हैं अतः R एक संक्रामक संबंध है। ये है हमारा संक्रामक संबंध। तो ये क्वेश्चन हुआ पूरा, इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है। और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। जो इस समतल में जितनी भी रेखाएं बन सकती हैं उनका L क्या है, एक समुच्चय है। वो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, मतलब रैंडमली जितनी रेखाएं इस समतल पे बन सकती है, इस बोर्ड पे बन सकती है, वो हमारा समुच्चय L है। और कह रहा है कि R इक्वल टू L1 L2 से कनेक्टेड है इस प्रकार कि L1 L2 पर लंब है। मतलब कि हमारा L1 L2 पर लंब है। जो ये संबंध दिया है वो इसको बता रहा है कि हमारा L1 जो है L2 पर लंब है। अब कह रहा है कि समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। हमें जो इस संबंध दिया है इसको चेक करके ये बताना है कि R न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है, बस सिद्ध करना है कि ये सममित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। समतुल्य संबंध को चेक करने का जो पहला तरीका है वो है कि जो संबंध दिया है, मान लीजिए जैसे हमारा इस क्वेश्चन में दिया L1 L2 पर लंब है, तो जो संबंध हमको दिया है हम उसको पहले सेम करेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे कि ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारा L1 L2 पर लंब नहीं है, L1 L1 पर लंब है। इसको हम 1 मिनट के लिए L1 कर देंगे। और जब L1 L1 पर लंब रहेगा तो ये L1 L2 से कनेक्टेड नहीं होगा, L1 L1 से कनेक्टेड होगा। तो हम लिखेंगे L1 L1 पर लंब है। और जब L1 L1 पर लंब है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये सत्य है, क्या L1 L1 पर लंब हो सकता। जब L1 L1 पर लंब है, कोई खुद के कोई खुद पे लंब कैसे हो सकता है, कोई खुद के समांतर हो सकता है लेकिन कोई खुद के लंब नहीं हो सकता। L1 L1 के लंब नहीं हो सकता, L1 L1 के समांतर है, अतः ये कथन असत्य है। तब हम लिखेंगे L1 कामा L1
not belongs to R, अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम सममित संबंध के केस को चेक करेंगे। चेक करेंगे कि जो हमको दिया है क्या उसका उल्टा दिख रहा है। यदि उसका उल्टा दिखेगा तब तो हम बोलेंगे कि सममित संबंध है, वरना हम नहीं बोलेंगे कि सममित संबंध है। तो हमें दिया है L1 L2 पर लंब है, तो हम लिख सकते हैं L1 L2 L1 L2 पर लंब है। और जब L1 L2 पर लंब है तो हमें ये केस दिया है कि L1 L2 से कनेक्टेड है, तब L1 L2 बिलोंग्स टू R। जब L1 L2 पर लंब है तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं हो सकता? जब L1 L2 पर लंब है तो इसका सेंस भी यही हुआ, इसका उल्टा भी यही हुआ कि L2 भी L1 पर लंब है। इसका मतलब इसका उल्टा भी हमको दिख रहा है, तो हम लिख देंगे L2 L1 पर लंब है। और जब L2 L1 पर लंब होगा तो हमारा L2 किससे कनेक्टेड होगा? हमारा L2 L1 से कनेक्टेड होगा। L2 L1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध को चेक करेंगे। संक्रामक संबंध को हम चेक करते हैं। हमारा दिया है L1 L2 पर लंब है, तब हम लिख देंगे L1 L2 पर लंब है। और जब L1 L2 पर लंब है तो हम मान लेंगे कि हमारा L2 भी L3 पर लंब है, तो हम लिख सकते हैं L2 L3 पर लंब है। और जब L1 L2 पर लंब है तो कौन सा केस है? L1 कनेक्टेड है L2 से, L1 L2 बिलोंग्स टू R। और इसी प्रकार जब L2 L3 पर लंब है तब L2 L3 बिलोंग्स टू R। हमारा L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो हम बना लेंगे हमारा ये L1 है, किस पे लंब है? हमारा L1 L2 पर लंब है। और L2 L3 पर लंब है। तो अब हम संक्रामक संबंध होने के लिए
ये चेक करते हैं कि क्या L1 L3 पर लंब है, हम इसको चेक करेंगे। ए का कनेक्शन हम सी से चेक करते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं L1 L3 पर लंब नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है कि L1 L3 के समांतर है। L1 L3 पर लंब नहीं है, L1 L3 के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि L1 comma L3 not belongs to R। L1 L3 के L1 L3 पर लंब नहीं है। अतः जब L1 L3 पर लंब नहीं है, तब हमारा ये केस संक्रामक संबंध नहीं है। अतः R संक्रामक संबंध नहीं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर